हेलो फ्रेंड्स। मुझसे बहुत बार एक सवाल पूछा जाता है, फिर वो स्टूडेंट से हो या फिर वो क्लाइंट से हो या कभी-कभी वर्किंग प्रोफेशनल से भी, कि सर ये एक्ट, रूल, रेगुलेशन इसमें डिफरेंस क्या होता है? नोटिफिकेशन, सर्कुलर इन कंसेप्ट में डिफरेंस क्या है? ये सारी कंसेप्ट हमें सेम लगते हैं, इनमें बड़ा कन्फ्यूजन है। आखिर ये सब लॉ ही तो है। क्या आपको भी ऐसे कुछ सवाल है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज इस वीडियो में हम ऐसे ही 15 कंसेप्ट्स का डिटेल कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं, जिसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। So my name is Aniket Padekar and I am a practicing company secretary and also a teaching faculty at ICSI नासिक चैप्टर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा, हम आज 15 कंसेप्ट्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए इस पीपीटी की हेल्प से समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वेरियस फॉर्म्स ऑफ लॉ इन इंडिया। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टॉपिक्स है जो हम आज कवर करने वाले हैं। पहला है एनेक्टमेंट, सबसे ज़्यादा कॉमन और पॉपुलर टॉपिक माना जाता है। देन है रूल, उसके बाद रेगुलेशन, देन कोड, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, स्टैंडर्ड्स, बायलॉज, केस लॉ, प्रोसीजरल लॉ, पॉलिसी, डायरेक्शंस एंड जो लास्ट है वो है ट्रीटी। तो चलिए एक एक करके आसानी से इन सब को डिटेल में कंपैरेटिव एनालिसिस के जरिए समझते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है वो है एनेक्टमेंट। तो हम हर एक टॉपिक को, ये कुछ फिक्स्ड पैरामीटर्स है, इनके ज़रिए ही कंपेयर करेंगे। पहला जो क्राइटेरिया होगा वो होगा ट्रांसलेशन इन हिंदी। अभी इसकी क्या ज़रूरत है? ज़रूरत इसलिए है ताकि हम इनके डिफरेंसेस को आसानी से याद रख सकें। जैसे कि जनरल पैरेलल्स में अगर हम यूज़ करें तो हमें एक्ट भी नियम ही लगता है, रूल भी नियम ही लगता है और रेगुलेशन भी नियम ही लगता है। पर इनके जो लिटरल हिंदी ट्रांसलेशंस है, जो हमें मदद कर सकते हैं इनका डिफरेंस जो है वो याद रखने के लिए। जैसे कि यहाँ पे जो एनेक्टमेंट है उसका हिंदी अनुवाद होता है अधिनियम। उसी तरीके से दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया होगा वो होगा क्रिएटेड बाय और इशूड बाय, मतलब ये फॉर्म ऑफ लॉ बनाने का जो अधिकार है या इसकी जो पावर है वो किसके पास होती है, कौन बना सकता है ये प्रकार का कानून। तो एनेक्टमेंट बनाने का जो अधिकार होता है, पावर होता है, वो होता है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के पास। जी हाँ, संसद या विधानमंडल में इसे बनाया जा सकता है। तीसरा जो हमारा कंपैरिजन का क्राइटेरिया होगा वो होगा एक्सप्लेनेशन या फिर पर्पस या फिर यूज। मतलब ये जो प्रकार का लॉ है, जैसे कि इनैक्टमेंट, उसका पर्पस क्या है, क्यों बनाया जाता है, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलेगा। ये मैंने अपनी तरीके से लिखा है, मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस और मैंने जिस तरीके से यूज़ किया है, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने ये ड्राफ्ट किया है। तो टू इनैक्टमेंट का अगर हम देखें तो इनैक्टमेंट का पर्पस होता है टू डॉक्यूमेंट द स्ट्रक्चर एंड द कोर प्रोविजंस ऑफ अ लॉ। मतलब ये किसी भी कानून का जो बेसिक ढांचा होगा, जो बेसिक उसकी रचना होगी, उसका फ्रेमवर्क जो होगा वो एक्ट में मिलता है या एनैक्टमेंट में मिलता है। रिलेटेड टू अ सब्जेक्ट मैटर, कोई भी कानून किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे होता है। इन अ कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रिसाइज फॉर्म। कॉम्प्रहेंसिव मतलब उस चीज से रिलेटेड सारी चीजें उस लॉ में या उस अधिनियम में या एक्ट में आ जानी चाहिए, जो बेसिक उसके फंडामेंटल्स है। एंड प्रीसाइज फॉर्म, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होनी चाहिए, उसके ऊपर बाद में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए कि इसको डिफाइन कैसे करें, उसकी डेफिनेशन दी जाती है। देन फ्रॉम फॉर्म ड्राफ्टेड विद द लॉन्ग टर्म विजन। ये जो एक्ट जो होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म विजन या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम नीचे देखेंगे कंपनीज एक्ट जो है 2013, ये आने से पहले जो कंपनीज एक्ट का फॉर्म था वो था 1956 का। तो उसके बाद ये वाला जो है वो अभी फिलहाल लागू है। इसका मतलब ये नहीं होता कि बीच में अमेंड नहीं हुआ है। अमेंड बहुत बार होता है, पर जो कोर स्ट्रक्चर होता है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत टाइम तक चलता है। इस तरीके से उसे ड्राफ्ट किया जाना चाहिए। देन इट डिफाइंस एंड डिटरमाइंस द ऑब्लिगेशन एंड राइट्स ऑफ पीपल एंड लीगल एंटिटीज। तो कोई किसी के भी जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो होते हैं कोई भी एंटिटी या पर्सन के, वो इस कानून में उसकी जो बेसिक प्रोविजंस होती है वो प्रोविजंस इस जो है फॉर्म ऑफ लॉ में यानी कि एनेक्टमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन की जाती है। तो ऊपर ऊपर से अगर मोटा मोटा समझ में जाए तो ये जो एनेक्टमेंट है वो कोर होता है या फिर एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है किसी भी कानून का। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 ये एक एनेक्टमेंट है, ये एक अधिनियम है। इसका जो एक्ट, इसे हम एक्ट भी कहते हैं, एक्ट का ए हमेशा कैपिटल होता है। और ये हो गए हमारे क्राइटेरिया। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा हर बार, एक रेफरेंस लिंक जिसके जरिए मैं आपको प्रैक्टिकल स्पेसिमेन
या फिर एक्चुअल में ये डॉक्यूमेंट दिखते कैसे, ताकि आप जाके आइडेंटिफाई कर सको कि ये डॉक्यूमेंट जो आप पढ़ रहे हो वो एक्ट है या रूल है या नोटिफिकेशन है। तो प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा। जैसे कि एनेक्टमेंट का एग्जाम्पल दिखाने के लिए यहाँ पे एक यूआरएल है। यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट दिख रहा होगा, जिसपे ई बुक अवेलेबल होता है कंपनीज एक्ट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कंपनीज एक्ट, ये बेसिक कंपनीज एक्ट का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि टोटल 29 चैप्टर्स में ये डिवाइडेड है। और टोटल सेक्शन अगर आप देखने जाओ तो 470 टोटल सेक्शन है और 7 शेड्यूल। ये सबको मिला के जो फ्रेमवर्क है लॉ का, जो स्कीम या फिर स्ट्रक्चर जो बोलते हैं एक्ट का, इनेक्टमेंट का, ये वो है कंपनीज एक्ट 2013। इसके अंदर आप जैसे जैसे जाओगे फिर चैप्टर के अंदर आपको सेक्शंस मिलेंगे। यहाँ पे लिखा होता है कहाँ से कहाँ तक सेक्शन एक चैप्टर में कवर है, और फिर एक सेक्शन में जाके अंदर वहाँ पे सब सेक्शन है, फिर वहाँ पे क्लॉजेस होते हैं, सब क्लॉजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलती है। तो ये थी जानकारी एक्ट के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है रूल। तो वो कंपैरिजन के क्राइटेरिया तो सेम रहेंगे। यहाँ पे चीज़ें, ये जो कंटेंट्स है वो बदलते जाएंगे। जैसे पहला हमारा क्राइटेरिया है कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है। तो रूल को नियम कहते हैं। जैसे हमने देखा एक्ट को अधिनियम कहते हैं, रूल को हमेशा हिंदी में नियम कहते हैं। और कौन बना सकता है, पावर किसके पास है, तो गवर्नमेंट। रूल हमेशा गवर्नमेंट बनाता है। देन क्यों बनाता है, फिर एक्ट बनाया ऑलरेडी लॉ के लिए, तो रूल क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका पर्पज होता है टू प्रिस्क्राइब द डायनेमिक पार्ट ऑफ द लॉ। मतलब जैसे अगर हम एक्ट के बारे में डिस्कस किया, वो रिजिड पार्ट था, वो एक स्पेसिफिक बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर था, कोर एलिमेंट था, वो बदलता नहीं है। वो हमेशा मतलब फ्रीक्वेंट उसमें चेंजेस नहीं आते, कभी कभार उसमें अमेंडमेंट आती है। बट ये जो है डायनेमिक पार्ट, जैसे इसमें क्या क्या आ सकता है, तो प्रोसीजरल पार्ट, डिटेल प्रोसीजरल पार्ट, फॉर्म्स, फॉर्म के नंबर, फॉर्म के फॉर्मेट्स जो है, फॉर्म की जानकारी, फीस, ड्यू डेट्स मतलब उनकी डेडलाइंस जो होती है, थ्रेशोल्ड लिमिट्स मतलब लिमिट्स की यहाँ से यहाँ तक, ये जो मिनिमम मैक्सिमम की लिमिट्स बताई जाती है, रेंज बताई जाती है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की, कोई भी फॉर्म भरते हो, क्या कोई भी कंप्लायंस करते हो, क्या जानकारी हमें सबमिट करनी है, वो चीज़ें कम ज़्यादा हो सकती है। देन ये जो चेंजेस करने वाले पार्ट होते हैं, जो फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, ये सारा जो है वो कंटेंट हम रूल में डालते हैं। तो गवर्नमेंट कभी भी कानून बनाते वक्त एक्ट में सिर्फ प्रोविजंस बनाता है। प्रोविजन में जाके आप अगर आप देखते हो तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो कहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड होता है, तो प्रिस्क्राइब्ड हमेशा आपको रूल से मिलेगा। तो एक्ट में अगर प्रोविजन दी गई है, तो प्रोविजन से रिलेटेड जो फॉर्म फाइलिंग का प्रोसीजर वगैरह है, बाकी की सारी जो टेक्निकल चीज़ है, प्रैक्टिकल प्रोसीजरल पार्ट है, वो जो चेंज हो सकता है टाइम टू टाइम, जैसे जैसे कि अपडेट होता होने की ज़रूरत है, उस प्रकार से उसे फ्रिक्वेंटली चेंज किया जा सकता है। तो ये चेंज करने वाली जो चीज़ें आपको रूल में मिल जाएंगी। जिसका एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल। हमने एक्ट का एग्जाम्पल लिया था द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 में, उसके बाद हमने एक्ट के साइड में देखा ई बुक में बहुत सारे रूल्स थे, उसमें से एक रूल है कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल। तो जाहिर सी बात है, जैसे इसका नाम है, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन है, कंपनी का फॉर्मेशन या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी प्रोसीजरल पार्ट जो जानकारी है वो आपको रूल्स में मिलेगी। इसका भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। ये वही ई बुक है, पहले हमने ये वाला सेक्शन विजिट किया था, अभी ये है कंपनीज रूल्स। यहाँ पे हम जाके दे सकते हैं, यहाँ पे देखो कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल, यहाँ पे उसमें टोटल कितने रूल्स है ये दिखेगा, और कब ये मतलब इसकी इफेक्टिव डेट कब से लागू हुआ है, ये तारीख यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें सारे रूल्स के बारे में डिटेल जानकारी मिलती है। कोई भी अगर आप एक रूल ओपन करते हो, तो उसमें आपको कोई फॉर्म का फॉर्मेट वगैरह देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे जैसे कि एक फॉर्मेट है, फिर वहाँ पे क्लिक करके आप वो स्पेसिफिक फॉर्मेट के बारे में जानकारी दे सकते। तो ये हो गया, ये थी जानकारी बेसिकली रूल्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रेगुलेशन। रेगुलेशन का जो हिंदी अनुवाद होता है, ट्रांसलेशन होता है विनियम। अभी तक हमने 3 देखे, एक्ट को कहते हैं अधिनियम, रूल को नियम, और रेगुलेशन को विनियम। जी हाँ, इसी चीज़ के कारण मैंने वो ट्रांसलेशन वाला पार्ट यहाँ पे रखा है, ताकि आपको डिफरेंस याद रखने में आसानी हो। देन कौन बनाता है इसे, तो सेक्टोरल रेगुलेटर। ये देखो, ये अलग बात है। जैसे एक्ट है, वो कौन बना रहा था, पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में एक्ट बन रहा था।
देन उसके बाद रूल का देखा हमने, रूल बनाने की पावर तो गवर्नमेंट को थी। यहाँ पे रेगुलेशन बनाने की पावर गवर्नमेंट को नहीं, रेगुलेटर को होती है। अभी रेगुलेटर कौन होता है? तो हर एक सेक्टर का सेक्टर स्पेसिफिक अथॉरिटी गवर्नमेंट ने अपॉइंट करके रखा है, देखेंगे हम एग्जाम्पल में। तो इसका पर्पज क्या होता है रेगुलेशन का? टू रेगुलेट एंड प्रिस्क्राइब द डायनेमिक प्रोसीजरल पार्ट। सेम, ये सब सेम रहेगा जैसे कि रूल्स में था, जो फॉर्म नंबर होते हैं, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती है, फीस होती है, डेडलाइंस होती है, थ्रेशोल्ड्स होती है, जो चेंजेस करने वाली चीज़ें है, जो जिसे टाइम टू टाइम गवर्नमेंट अपडेट करती है। सेम जैसे एक्ट के लिए रूल्स थे, वैसे ये रेगुलेटरी पार्ट के लिए जो है वो रेगुलेशंस इशू किए जाते हैं रेगुलेटर द्वारा। अभी एग्जाम्पल देखते हैं रेगुलेटर होता कौन है। तो रेगुलेटर के कोई कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह के हैं कि जैसे कि सिक्योरिटीज मार्केट के लिए सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देन सारे बैंक्स, बैंकिंग सेक्टर के लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एटसेट्रा। तो ये कुछ थे पॉपुलर जो हमारे देश में रेगुलेटर्स हैं। अभी देखते हैं रेगुलेशंस के एग्जाम्पल। तो रेगुलेशंस के तौर पे हम देखेंगे सेबी का, हमेशा रेगुलेशन के पहले उसके रेगुलेटर का नाम आएगा, द सेबी। LODR मतलब लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015। ये रेगुलेशंस किसी भी लिस्टेड कंपनी को लिस्टेड रहने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी है, क्या क्या कंप्लायंस करने हैं, उसके बारे में सारी जानकारी ये रेगुलेशंस में दी जाती है। अभी देखते हैं इसका एक स्पेसिमेन या इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हो ये सेबी की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको सारे रेगुलेशंस टाइम टू टाइम जैसे ही अपडेट होते हैं यहाँ पे नजर आएंगे। जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो था LODR का। यहाँ पे देख रहे हो कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन, ये आया था 2015 में। उसके बाद ये बहुत बार अमेंड भी हुआ है। लेटेस्ट जो अमेंड हुआ है वो यहाँ पे डेट भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको ये पूरा रेगुलेशन वाला पॉइंट जो है वो पूरा आपको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। इसमें आप देख सकते हो जैसे कि इसका हेडिंग है कि एक रेगुलेशन है, देन यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन का इफेक्टिव डेट दिया गया है, इसका पर्पस दिया गया है। फिर यहाँ पे डिटेल कंडीशंस जो है उसकी जो सारी क्लॉजेस है, सेक्शंस है, प्रोविजंस है, वो यहाँ पे प्रावधान जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये थी जानकारी रेगुलेशंस के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है कोड। अभी कोड क्या होता है? तो कोड का हिंदी अनुवाद जो है वो होता है संहिता, या फिर इसे नियम संग्रह संग्रह भी कहते हैं। पॉपुलरली संहिता कहा जाता है। जैसे कि आपने इलेक्शन के टाइम पे सुना होगा आचार संहिता, वो कोड ऑफ कंडक्ट होता है एक प्रकार का। तो ये संहिता मतलब क्या? तो इसमें और एक्ट में क्या फ़र्क है, इसमें और रूल में क्या फ़र्क है? तो देखते हैं कि इसको बनाने का जो पावर है वो किसके पास है, कौन बना सकता है? तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि किसी एक्ट को बनाने की अथॉरिटी होती है। अभी इसका पर्पस क्या होता है, क्यों बनाया जाता है कि इसमें इसमें तो एक्ट अगर बना सकते हैं लॉ बनाने के लिए, तो कोड क्यों बनाया जाता है? तो कोड का जो पर्पस है वो इस तरह से है कि टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द वेरियस प्रोविजंस रिलेटेड टू अ कॉमन सब्जेक्ट मैटर which are scattered in different existing laws in order to establish a single window system। इसका मतलब होता है कि ये कोई अपने आप में अलग पहली बार बनाया जाने वाला कानून नहीं है। ये ऐसा कानून है जो कोई सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड प्रोविजंस या प्रावधान अलग अलग कानून में जो बिखरे हुए होते हैं, तो वो जो है वो उसमें उसका जो लीगल एनफोर्समेंट करने में दिक्कत आती है। तो उसकी कन्वीनियंस के लिए अगर हम वो एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड प्रोविजंस जो अलग अलग कानून में बिखरी हुई है, वो एग्जिस्टिंग लॉ है, वो ऑलरेडी एनफोर्समेंट में है, वो सारी प्रोविजंस वहां से निकाल के एक अलग एक हम अगर कोड बनाए उसमें वो सारी प्रोविजन डाल दे, और इसको ही इसके बाद सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की तरीके से अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो जुडिशियरी के लिए भी और जनता के लिए भी आसान होता है। तो इस प्रकार से कोड इसे कहा जाता है या संहिता इसे कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इसकी कहानी कुछ ऐसी थी कि इसको ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आने से पहले इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी से रिलेटेड प्रोविजन अलग अलग एक्ट में बिखरी हुई थी। जैसे कि प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट हो गया, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट में कुछ प्रोविजंस थी, LLP एक्ट में कुछ प्रोविजंस थी, पार्टनरशिप एक्ट में कुछ प्रोविजंस थी। तो वो सारी इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, बैंक्रप्सी से, रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड उसने अपने अपने एक्ट में से हटा के, वहां से रिपील करके, ओमिट करके, या फिर वहां पे अमेंडमेंट्स ला के एक नए कानून में उसे इकट्ठा किया गया, कंसोलिडेट किया गया, अमेंड किया गया, तो उसका नाम बन गया इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। अभी इसके बाद जो इंसॉल्वेंसी वाली सारी प्रोविजंस अलग अलग कानून में बिखरी हुई थी, वो वहाँ पे उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होगी, वहाँ से वो हट के
एक ही लॉ में आ जाएगी। तो इस प्रकार से बना था इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, इसलिए इसके नाम में के लास्ट में कोड आता है, एक्ट नहीं आता है। दूसरा जो है एग्जांपल जो रिसेंटली है कि लेबर कोड्स, आपको अगर पता होगा तो रिसेंटली ही गवर्नमेंट के जो पुराने 20 ऑलमोस्ट 29 के आसपास सेंट्रल लेवल पे जो लेबर लॉस थे उनको रद्द किया गया, खारिज कर दिया गया, रिपील कर दिया गया और उसको सबको डिलीट करके कंसोलिडेट कर दिया गया है 4 नए लेबर कोड्स में। तो टोटल इतने सारे जो लॉस थे 29 वो अभी हट चुके हैं और उसके सारे प्रोविजंस है वो अच्छे से कंपाइल किए गए हैं, कंसोलिडेट किए गए। सिर्फ 4 लॉ बने इसके बाद लेबर से रिलेटेड, जो कुछ इस तरीके से है। पहला है द कोड ऑन वेजेस 2019, द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, देन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। तो इसका भी एक आपको स्पेसिमेन या प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये होता है भारत का राजपत्र, मतलब ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। सारे जो कानून होते हैं या एग्जिस्टिंग लॉ में जो अमेंडमेंट्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, वो सारे नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई होते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो ये देखो, ये होता है ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देखोगे इसका जब पब्लिश हुआ था वहाँ, तो उसका डेट, इफेक्टिव डेट भी दिखेगा, कौन सी मिनिस्ट्री ने इशू किया है वो दिखता है, डिपार्टमेंट कौन सा है वो दिखता है। उसके बाद टाइटल द इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी कोड, और यहाँ पे उसका जो हम प्रीएम्बल कहते हैं या फिर जो ऑब्जेक्टिव वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ अ कॉर्पोरेट पर्सन, पार्टनरशिप फर्म एंड इंडिविजुअल्स इन अ टाइम बाउंड मैनर। मतलब क्या, तो ये इंडिविजुअल हो गए, पार्टनरशिप हो गए, देन कॉर्पोरेट्स हो गए, इनसे रिलेटेड इंसॉल्वेंसी या फिर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की जो कुछ प्रोविजंस थी, रिवाइवल से रिलेटेड जो कुछ प्रोविजंस थी जो अलग अलग एक्ट्स में बिखरी हुई थी, उनको कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेट करना मतलब ही उसको इकट्ठा करना, कंबाइन करना, कंपाइल करना एंड अमेंड करना, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है उनको चेंजेस करना उसमें, ये सब बनाना, ये सब करना, ये जो कोड है इसका ऑब्जेक्टिव था। तो ये थी जानकारी कोड के बारे में। अगर आपको ये समझा है तो हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन का जो हिंदी अनुवाद होता है वो होता है अधिसूचना। तो अधिसूचना या फिर नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जो नोटिफिकेशन आता है वो एकदम अलग है। ये जो नोटिफिकेशन है मतलब ये सूचना देना या किसी को सूचित करना अभी किस चीज़ के बारे में, और कौन बनाता है, तो इसे इशू करता है हमेशा गवर्नमेंट और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कैपेबल है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिश करने के लिए, तो वो नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं ऑफिशियल गजेट में। तो यहाँ पे देखते हैं नोटिफिकेशन क्यों इशू किया जाता है। तो टू नोटिफाई इन ऑफिशियल गजेट एंड ब्रिंग, जो अभी हमने देखा भारत का राजपत्र, एंड इन ब्रिंग इन इफेक्ट न्यू एनेक्टमेंट्स। न्यू एनेक्टमेंट्स मतलब नए कानून अगर आप बना रहे हो तो नए कानून को जब इफेक्टिव डेट देनी पड़ती है, उसकी इफेक्टिव डेट जारी करनी पड़ती है, जो हम देखते हैं कि उसको कब से लागू किया जाने वाला है वो तारीख बताने के लिए। देन और मेजर अमेंडमेंट्स और एग्जम्पशंस इन द एग्जिस्टिंग लॉ। ये पहला वाला पॉइंट था, नए कानून जब आप बना रहे हो तो उनको पब्लिश करने के लिए। दूसरा वाला था जो पुराने कानून है उसमें आए हुए चेंजेस को जनता तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट वो इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन द्वारा जारी करती है। देन इन एग्जिस्टिंग लॉज और टू पब्लिश अदर सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, और दूसरी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट को लगती है कि जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी है तो नोटिफिकेशन की सहायता से उसे पहुंचा सकते हैं। देन अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का नोटिफिकेशन नंबर GSR 207E, जिसका डेटेड 24 मार्च 2021, जिसका सब्जेक्ट मैटर था अमेंडमेंट टू शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। यहाँ पे देखो अमेंडमेंट हुआ है, कुछ तो भी मेजर चेंज है या कोई सिग्निफिकेंट चेंज है जिसमें एक्ट की कोई सेक्शन या प्रोविजन या शेड्यूल में चेंजेस आने वाले हैं। तो ऐसी इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट चीज़ों के लिए नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं हम, ये कैसे दिखता है नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो ई बुक में हमने पहले कंपनीज एक्ट के बारे में देखा, फिर रूल्स के बारे में देखा, अभी हमने ये सेक्शन विजिट किया है जो है नोटिफिकेशन और सर्कुलर का। यहाँ पे अगर हम डेट एंटर करते हैं तो एक साल में आए हुए सारे सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन हमें दिखेंगे। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको ये उसका
हेडिंग होगा डॉक्यूमेंट का, ये सर्कुलर है या नोटिफिकेशन, यहाँ से पता चलेगा। और उसका जो इफेक्टिव डेट है जब वो जारी हुआ था, ये तारीख आपको यहाँ पे मिलेगी। तो जैसे कि हमने अभी देखा, एक जो नोटिफिकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में आए हुए अमेंडमेंट से रिलेटेड। तो ये देखो, अमेंडमेंट टू द शेड्यूल 3 ऑफ द टू द कंपनीज एक्ट। तो ये अमेंडमेंट वाला है, सिग्निफिकेंट चेंजेस है, इसीलिए नोटिफिकेशन द्वारा आया है। तो देखते हैं कैसे दिखता है नोटिफिकेशन। वापस यहाँ पे देखो, ये जो है ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया, ये पहले, हाँ यही, इसमें दोनों भाषाओं में इसे पब्लिश किया जाता है, हिंदी में और इंग्लिश में भी। हम डायरेक्टली जाते हैं यहाँ पे, यहाँ से शुरू होता है नोटिफिकेशन, इसका इफेक्टिव डेट, नंबर, पर्पस। यहाँ पे आपको डिटेल में सारे कौन से हेडिंग है। शेड्यूल 3 जो है कंपनीज एक्ट का, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये चीज़ों से रिलेटेड। तो कौन से हेडिंग में क्या क्या चेंजेस हुए, ये डिटेल मैनर में यहाँ पे नीचे सब कुछ समझाया गया है। तो नोटिफिकेशन ऐसे इंपॉर्टेंट चेंजेस या सिग्निफिकेंट चेंजेस एक्ट में अगर आ रहे हैं, प्रोविजन चेंजेस हो रहे हैं कुछ एक्ट में, तो उस केस में ये नोटिफिकेशन के जरिए गवर्नमेंट इस इंफॉर्मेशन को जनता तक पहुंचाता है। तो ये थी जानकारी नोटिफिकेशन के बारे में। चलिए बढ़ते अपने अगले टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सर्क्यूलर। सर्क्यूलर का हिंदी अनुवाद जो होता है वो होता है परिपत्र। कौन बना सकता है या कौन इशू कर सकता है, तो गवर्नमेंट और अदर कंपिटेंट अथॉरिटी, ये सेम है। यहाँ पे इसका पर्पस जो है टू इशू एनी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन। नोटिफिकेशन और सर्कुलर में डिफरेंस होता है। नोटिफिकेशन इसीलिए था ताकि हम एक्ट में या प्रोविजन में कुछ चेंजेस ला रहे थे, अमेंडमेंट्स ला रहे थे सिग्निफिकेंट मेजर चीज़ों के लिए, और ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए सर्कुलर लाया जाता है। जैसे कि क्या, जैसे कि ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन, तो कोई उनको स्पष्टीकरण देना है किसी चीज़ का, इंटरप्रिटेशन, किसी मीनिंग, कोई प्रोविजन में अगर एम्बिग्विटी है, कन्फ्यूजन है, तो उसका प्रॉपर जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है वो समझाना। देन फर्दर एक्सप्लेनेशन, किसी भी टॉपिक या प्रोविजन या लॉ से कोई भी कंसेप्ट है उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए। इन केस ऑफ एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब होता है कंफ्यूजन या उसमें क्लैरिटी ना होना, इन एनी प्रोविजंस ऑफ द लॉ, और टू पब्लिश अदर सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो कोई भी अगर एक्ट की कोई प्रोविजन है या कोई नया रूल आया है, नया फॉर्म आया है, तो उसके बारे में अगर कंफ्यूजन है, तो अलग अलग प्रोफेशनल्स के अलग अलग ओपिनियन निकल के आते हैं। उस केस में फिर बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एक्चुअल में इस पे काम कैसे करना है। तो उस केस में सब लोग मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि इस पे आप जरा क्लैरिफिकेशन दो कि ये चीज़ क्या है, हमें समझाओ। तो उस पर जो रिप्लाई आता है गवर्नमेंट की तरफ से वो सर्कुलर द्वारा आता है। तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है उसे सर्कुलर कहते हैं। और जो मेजर एक्ट में चेंजेस लाए जाते हैं, अमेंडमेंट किए जाते हैं, नया कानून आता है, उसके लिए नोटिफिकेशन आता है। इसीलिए नोटिफिकेशन और सर्कुलर दोनों चीज़ों की जानकारी हमें होना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जनरल लेटेस्ट ही है ये जनरल सर्कुलर नंबर 5 ऑफ 2021 डेटेड 22 अप्रैल 2021, जिसका सब्जेक्ट मैटर था क्लैरिफिकेशन ऑन स्पेंडिंग ऑफ CSR फंड फॉर सेटिंग अप ऑफ मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स एंड टेम्पररी कोविड केयर फैसिलिटीज। इसका मतलब है कि अगर आप मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स या टेम्पररी कोविड केयर फैसिलिटीज बनाने के लिए कोई कंपनी अगर खर्चा करती है, तो उस रकम को एक वैलिड CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ये जनता तक बात पहुंचाना बहुत जरूरी था, इस चीज़ को क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी था। तो ये इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने जो डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया है वो है सर्कुलर। तो सर्कुलर हमेशा क्लैरिफिकेशन वगैरह इन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, और नोटिफिकेशन अमेंडमेंट वगैरह ऐसे मेजर चेंजेस के लिए यूज़ होता है। एक प्रैक्टिकल स्पेसिमेन भी देखा जाता है इसका, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्लैरिफिकेशन ऑन स्पेंडिंग ऑफ CSR फंड्स और सेटिंग अप फॉर सेटिंग अप ऑफ टेम्पररी कोविड केयर फैसिलिटीज और मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स। देखते हैं सर्कुलर जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पे आपको उसका सीरियल नंबर देखने को मिलेगा, हेडिंग, कौन सी मिनिस्ट्री, कौन से डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट से ये जारी किया गया है, और इफेक्टिव डेट, किसको ये एड्रेस किया गया है, तो ऑल स्टेक होल्डर्स, ये सब्जेक्ट जो अभी हमने पढ़ा, और यहाँ पे डिटेल क्लैरिफिकेशन, और यहाँ पे सिग्नेचर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर कंपनीज अगर इन चीज़ों पे करती है, जो कि अभी बहुत ज़रूरी है फिलहाल, जो सेकंड वेव की वजह से जो सिचुएशन है, इसमें बहुत योगदान ज़रूरी होता है कंपनियों का। तो अगर CSR का खर्चा जो है वो, अगर वो कोविड की ट्रीटमेंट के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, इन फैसिलिटीज़ को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उन्हें उससे वैलिड CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ऐसा इस क्लैरिफिकेशन के जरिए
गवर्नमेंट ने ये जानकारी जनता तक पहुंचाई। तो ये थी जानकारी सर्कुलर के बारे में। अभी बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कंसेप्ट पे। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है ऑर्डर। ऑर्डर के बारे में अगर जानकारी देखें तो इसका हिंदी अनुवाद होता है आदेश या आज्ञा या फिर हुक्म। आदेश सबसे ज़्यादा कॉमन तरीके से इसे जाना जाता है। देन कौन बना सकता है, कौन इशू कर सकता है, तो गवर्नमेंट और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई भी इसे जारी कर सकता है। क्यों, पर्पस क्या होता है, तो टू इशू इंस्ट्रक्शन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। मतलब देश की कोई भी कानून व्यवस्था को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए, सही तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कुछ आदेश देना ज़रूरी होता है, हुक्म देना ज़रूरी होता है, उसे गवर्नमेंट ये डॉक्यूमेंट के ज़रिए जनता तक पहुंचाती है या फिर अपने अधिकारियों तक पहुंचाती है जिनको ये काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर डेटेड 13 अप्रैल 2021, जिसका सब्जेक्ट था प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। ये भी एक रिसेंट एग्जाम्पल है। स्पेसिमेन दिखाता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा प्रसारित किया गया है। इसका सब्जेक्ट है प्रिवेंटिव मेजर्स, जो कोविड का जो स्प्रेड है वो रोकने के लिए क्या हमें स्टेप्स लेनी चाहिए। और इन व्यू ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड सर्ज ऑफ द कोविड-19 केसेस इट इज नेसेसरी टू टेक द फॉलोइंग मेजर स्टेप्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड इन वर्क प्लेसेस। तो ये स्पेसिफिक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से सारे उनके ऑफिसेस के लिए और अपने अधिकारियों के लिए कि किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो ये एक प्रकार का ऑर्डर है। तो ये थी जानकारी ऑर्डर के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है ऑर्डिनेंस। इसे हिंदी में अध्यादेश कहते हैं, मराठी में इसे वट हुकुम भी कहते हैं। कौन इसे जारी कर सकता है, तो जी हाँ, सिर्फ राष्ट्रपति। प्रोमुलगेटेड बाय प्रेसिडेंट। इसे जारी करना है, इसे डिक्लेयर करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। और ये अधिकार ऐसा नहीं है कि जब कभी भी उन्हें लगे वो ऑर्डिनेंस इशू कर दे, ऐसा नहीं होता है। कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस है, कुछ कंडीशंस है, तभी इसे इसका इस्तेमाल सिर्फ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी सिचुएशंस है जहाँ पे ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है। एंड ऑर्डिनेंस इज अ टेम्पररी लॉ। टेम्पररी लॉ मतलब ये इसका वैलिडिटी लिमिटेड है, इसीलिए इसे कहा गया है। मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया when the parliament is not in session for circumstances require immediate action। तो जब कभी भी सांसद जो है, जो हमने देखा इनैक्टमेंट के टाइम पे हमने देखा कि इनैक्टमेंट या कोई भी लॉ बनाने का जो प्राइमरी अथॉरिटी है वो संसद के पास होता है। वो वहाँ पे सेशंस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा की दोनों तरफ जब वो पास होता है तब वो जो बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट होता है। पर अगर कोई सिचुएशन में संसद अभी सत्र में नहीं है, वो जो उनका कामकाज फिलहाल ऑपरेशन में नहीं है, तो उस केस में बट जो लॉ है उसे इमीडिएट एक्शन से इम्प्लीमेंट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम रुक नहीं सकते अगले सेशन तक, तो उस केस में राष्ट्रपति जो है वो अपनी ये खास जो पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए जो ऑर्डिनेंस है उसे लागू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस आइदर गेट कन्वर्टेड इनटू एनैक्टमेंट आफ्टर पार्लियामेंट रिज्यूम्स इट्स सेशन और इट गेट्स लैप्स्ड आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोमulgation। इसका मतलब होता है प्रोमulgation मतलब डिक्लेरेशन। तो इसका जो इसीलिए इसे टेम्पररी लॉ कहा गया है। इसका वैलिडिटी जो है वो 6 महीने का होता है। अगर अगले 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट वापस सेशन में आ जाती है, उनका कामकाज वापस रिज्यूम हो जाता है, तो उस केस में हो सकता है कि वो जो बिल है या फिर वो जो लॉ है वो इनएक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अगर वैसा नहीं होता है तो 6 महीने के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, वो जो ऑर्डिनेंस है उसका जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाता है, इसलिए उसे टेम्पररी लॉ कहते हैं। और वो सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इशू किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी रिसेंट एग्जाम्पल है एक ऑर्डिनेंस का। द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस का नाम है। ये उसका सब्जेक्ट मैटर है कि ट्रिब्यूनल्स की कार्यप्रणाली में कुछ चेंजेस करने के लिए इशू किया गया है ऑर्डिनेंस 2021 डेटेड 4 अप्रैल 2021, प्रोमुलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी। तो ये प्रेसिडेंट द्वारा प्रोमुलगेट किया गया था ये ट्रिब्यूनल्स की कार्यप्रणाली और उसके रिलेटेड चेंजेस लाने के लिए। तो देखते हैं इसका एक स्पेसिमेन कैसे दिखता है ऑर्डिनेंस। वापस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भारत का राजपत्र, ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे सब लॉज जो है वो नोटिफाई होते हैं। यहाँ पे अथॉरिटी का नाम, मिनिस्ट्री का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, यहाँ पे प्रोमुलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द 72nd ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया।
यहाँ पे रिसाइटल्स मिलेंगे आपको। रिसाइटल्स मतलब उसकी हिस्ट्री की, क्यों आया ये ऑर्डिनेंस, क्यों आया। जैसे हमने देखा ऑर्डिनेंस कभी भी नहीं आ सकता, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आ सकता है, तो उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। वेयर एज द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल, ये एक जर्नी होती है। कोई भी प्रस्ताव होता है वो पहले बिल होता है, उसके बाद वो अगर पास होता है संसद में, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, तो वो एक्ट में तब्दील होता है। ये एक अलग वीडियो का एक टॉपिक है, कभी और ये डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये जो बिल उन्होंने प्रस्ताव रखा था वो कुछ कारण की वजह से ये एक्ट नहीं बन सका, क्योंकि हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑन द 30th डे ऑफ February 2021। उसके बाद एंड वेयर एज द अफोरसेड बिल कुड नॉट बी टेकन अप फॉर द कंसिडरेशन एंड पासिंग इन द हाउस ऑफ पीपल, तो ये लोकसभा में पास नहीं हुआ है कुछ कारण की वजह से, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी। Then, whereas the parliament is not in session and the president is satisfied the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, कि हम रुक नहीं सकते अगले सेशन तक, सत्र तक, अभी हमें इमीडिएटली ये कानून जो है वो लागू करने की आवश्यकता है, ऐसा जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट का ओपिनियन है। इसी वजह से नाउ देयर फॉर इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर दिया है प्रेसिडेंट को आर्टिकल 123 के जरिए, उसके अनुसार प्रेसिडेंट ने ये जो है ऑर्डिनेंस जो है लागू किया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ये था कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इशू होता है और वैलिडिटी उसकी लिमिटेड होती है। यहाँ पे आपको फिर उसका लीगल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, चैप्टर्स, सेक्शंस, प्रोविजंस, सबसेक्शन, क्लॉजेस, ये सब आपको देखने को मिलेगा, जो डिटेल क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या चेंजेस लाने हैं, रिफॉर्म्स क्या लाने हैं ट्रिब्यूनल्स की कार्यप्रणाली में, इसके बारे में डिटेल जो है लॉ है। लास्ट में आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मिलेगा। तो ये थी जानकारी ऑर्डिनेंस के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे। हमारा अगला कंसेप्ट जो है वो है स्टैंडर्ड्स। इसका हिंदी अनुवाद जो है वो उसे हिंदी में कहते हैं मानक। किसी भी एक चीज़ के स्टैंडर्ड्स जो होते हैं कौन बना सकता है, तो गवर्नमेंट या अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या कोई भी एक्सपर्ट अथॉरिटी, एपेक्स बॉडी या फिर प्रोफेशनल ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स जो उस एरिया के एक्सपर्ट माने जाते हैं कि उस चीज़ की क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए या फिर उस चीज़ को करने के लिए क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इसे इशू कर सकती है। पर्पज़ क्या होता है, फॉर इंटीग्रेशन, हार्मोनाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डाइवर्स प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट इन द इंडस्ट्री। मतलब एक ही चीज़ करने के लिए अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट, अलग अलग बिजनेसमैन, अलग अलग प्रोफेशनल अलग अलग तरीके अगर यूज़ कर रहे हैं तो वैसा वैसा ठीक नहीं है। अगर उस प्रैक्टिस की हमें क्वालिटी को कंट्रोल करना है, उसका उसको रेगुलेट करना है, उसे कंट्रोल करना है, तो उस केस में उसमें स्टैंडर्डाइजेशन, हार्मोनाइजेशन, सिमिलैरिटी एक जैसा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो डाइवर्स प्रैक्टिसेस ना हो और सब चीज़ एक तरीके से हो, इसीलिए जो लॉ बनाया जाता है उसे स्टैंडर्ड्स कहते हैं। तो अभी देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसा कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। जी हाँ, हमारे जो इंस्टीट्यूट है ICSI, वो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स इशू करती है। इसका मतलब होता है कि सेक्रेटरियल जो कुछ कंप्लायंसेस होते हैं, जो मीटिंग्स होती है, कुछ कंप्लायंसेस है, फाइलिंग है, उसकी क्या प्रोसीजर होनी चाहिए, कौन से मैनर में एक कंपनी सेक्रेटरी ने अपना काम करना चाहिए, या फिर एक कंपनी ने कौन से सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अपना कामकाज करना चाहिए, ये दिया जाता है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स है। उसी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो ICAI द्वारा दिए जाते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जो है पब्लिश किए जाते हैं या इशू किए जाते हैं। और एक है कि इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा ये जो है इशू किए जाते हैं। तो उसके भी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं हम। ये जो है वो 3 एपेक्स प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स है जो उनकी फील्ड से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स इशू कर रहे हैं। ये वाले जो है लास्ट वो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स है, अलग अलग तरीके के, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग हो गया। तो देखते हैं, एक स्पेसिमेन आपको दिखाता हूँ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स का। ये है SS1 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 जो बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड है। इट इज़ इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे मीटिंग कन्वीन की जाती है, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए, कोरम कैसे काउंट किया जाता है, अटेंडेंस का क्या प्रोसीजर होता है, चेयरमैन का क्या रोल होता है, मिनट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में, सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस के बारे में जो है एक प्रॉपर स्टैंडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस जो है वो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स में दिया जाता है। उसी तरीके से हमारा जो अगला एग्जाम्पल था वो है इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड से रिलेटेड। तो ये वेबसाइट आप देख सकते हो, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड जो है ये एक नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है इंडिया का, जो ISI आप मार्क देखते हो उससे रिलेटेड है। यहाँ पे देखो आप अलग अलग
डिपार्टमेंट के अलग अलग स्टैंडर्ड्स देख सकते हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो सिविल कंस्ट्रक्शन वगैरह से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं वो टोटल अभी तक 1840 स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आप स्पेसिफिक वो टॉपिक के ऊपर के स्टैंडर्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये थी जानकारी स्टैंडर्ड्स के बारे में। चलिए जानते हैं अगली अगली कंसेप्ट के बारे में। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है बायलॉज, या फिर जिसे हिंदी में कहते हैं उपविधि। कौन बना सकता है? तो कोई भी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्राइवेट कंपनी है या कोई बिजनेस बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी है, या आपकी हाउसिंग सोसाइटी है, कोई भी अपने इंटरनल रेगुलेशन के लिए, इंटरनल अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कोई भी ये जो है उपविधि या बायलॉज जो है बना सकता है। इसका पर्पस देखते हैं। Bylaw is a rule or law established by organization for regulation of its internal affairs subject to the limitations imposed by any other higher law or higher authority। इसका मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें यहाँ पे कि कंपनीज एक्ट में कहा गया है कि कंपनी के एमओए और एओएस दो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो उसमें से जो एओए होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वो उसके बायलॉज हम कह सकते हैं, जो हमेशा सबऑर्डिनेट होते हैं एमओए को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, और कंपनीज एक्ट को। तो एक सबऑर्डिनेट लेवल का कानून होता है जो अपने इंटरनल रेगुलेशन से रिलेटेड होता है, कंपनी के इंटरनल मामले, जैसे कि मीटिंग्स है, कोरम है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स है, फोर्ट फीचर, ये चीज़ों के बारे में जो है अपने अंतर्गत मामलों के बारे में जो कानून है वो कंपनी बना सकती है और वो लिख सकती है अपने आर्टिकल्स में। उसी तरीके से जो है वो बायलॉज बना सकती है रजिस्टर्ड सोसाइटी। रजिस्टर्ड सोसाइटी के भी बायलॉज होते हैं। तो ये होते हैं बायलॉज। तो इन शॉर्ट अगर हम देखा जाए तो ये उपविधि सबऑर्डिनेट लेवल का एक कानून होता है जो इंटरनल रेगुलेशंस के लिए बनाया जाता है। ये नेशनल लेवल का वगैरह इस प्रकार से गवर्नमेंट ने बनाया हुआ ऐसा कानून नहीं है, किसी भी एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने रेगुलेशन के लिए बनाया गया एक कानून है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको आर्टिकल्स का। ये एक कंपनी है जिसके यहाँ पे हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देख रहे हैं। कंपनीज एक्ट में टेबल एफ करके फॉर्मेट दिया गया है जिसके अनुसार आर्टिकल्स होने चाहिए, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। तो उसी तरह के यहाँ पे हम प्रोविजंस देख सकते हैं। ये सारे आर्टिकल्स हैं, नंबरिंग जो है सब आर्टिकल्स हैं। फिर इसके क्लॉजेस है, सब क्लॉजेस है, जिसमें डेफिनेशंस आएंगी, कुछ इंटरनल मैटर्स आएंगे जैसे कि बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, कॉपीज ऑफ द प्रेजेंट, देन शेयर्स इशू करने से रिलेटेड। तो ये सारे इंटरनल जो रेगुलर इंटरनल अफेयर जो होते हैं कंपनी के, उन्हें रेगुलेट करने के लिए जो कुछ लॉ बनाने की ज़रूरत है उसे कहते हैं आर्टिकल्स या उसे कहते हैं बायलॉज। तो ये थी जानकारी बायलॉज के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे। हमारा अगला कंसेप्ट जो है वो है केस लॉ या प्रेसिडेंट्स भी इसे कहते हैं। हिंदी अनुवाद अगर इसका देखा जाए तो निर्णय विधि या नज़ीरी कानून इसे उर्दू में कहते हैं। तो यहाँ पे निर्णय विधि या नज़ीरी कानून मतलब कोई भी कौन बनाता है या कौन इशू करता है। तो दीज आर द लैंडमार्क जजमेंट्स गिवन बाय जुडिशियरी, मतलब कोर्ट के जो कुछ केसेस है, हिस्ट्री में कुछ केसेस हुई है, तो पिछले केसेस के कुछ फेमस केसेस है, उसके कुछ जजमेंट्स होते हैं जिन्हें लैंडमार्क जजमेंट भी कहा जाता है। उसको आगे जाके नए केसेस के लिए रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो ये सारे लॉज, ये जो केस के जजमेंट्स आते हैं, निर्णय जो फैसले आते हैं कोर्ट की तरफ से, जुडिशियरी की तरफ से, उन्हें जो अगर हम संभाल के रखें, उनका जो कलेक्शन किया जाता है उसे केस लॉज कहा जा सकता है, और इसे ही प्रेसिडेंट्स भी कहते हैं। तो देखते हैं इसका पर्पस क्या है। Case laws is a collection of past legal decisions written by the courts and similar tribunal in the course of deciding cases। जो कोर्ट का काम है, जो जुडिशियरी का काम है कि सुनवाई करना और फिर फैसला देना। तो ये सारे जो जजमेंट्स है वो संभाल के रखे जाते हैं। इन विच द लॉज वॉज एनालाइज यूजिंग द केसेस टू रिजॉल्व एम्बिग्विटीज फॉर डिसाइडिंग द करंट केसेस। मतलब पिछली पास्ट केसेस का रेफरेंस लेके हम करंट केसेस में उन चीज़ों को यूज कर सकते हैं, उनका रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दीज पास्ट डिसीजंस आर कॉल्ड एज केस लॉज और प्रेसिडेंट। तो इन्हें ही केस लॉ या प्रेसिडेंट्स भी कहते हैं। तो चलिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ पुराने एग्जाम्पल जो लैंडमार्क केसेस के नाम से जाने जाते हैं, एक था कंपनी लॉ का केस, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। तो ये कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी से रिलेटेड एक केस था। दूसरा जो है वो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, एक कॉन्ट्रैक्ट टैक्स से रिलेटेड केस था, जिससे माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, इस प्रकार का इसमें जजमेंट था। देन कुछ अगर रिसेंट अगर हम एग्जांपल्स देखें फिलहाल जो हुए हैं, उसमें का एक केस ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है,
स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिसाइडेड ऑन 25 जनवरी 2019। तो इसमें जजमेंट क्या आया था? जजमेंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड, मतलब उन्होंने मंजूरी दी है इस चीज को कि द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 एंड एनसीएलटी। मतलब ये जो केस है, इसने इस केस में जो हमने देखा कोड वाले सेगमेंट में हमने देखा कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी करके एक कोड है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। बट ये जो दावा है वो खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐसा जजमेंट दिया है कि जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है वो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। और सेम है एनसीएलटी के बारे में कि वो भी पूरी तरीके से वैलिड है। तो ये था जजमेंट। तो उसका भी एक स्पेसिमेन आपको दिखा देता हूँ कि कैसे दिखते हैं केस लॉज या कैसे दिखते हैं जजमेंट्स। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, यही वही केस है जो अभी हमने जिसका एग्जांपल लिया। यहाँ पे उसका हेडिंग, कोर्ट की जानकारी, ये पिटिशनर, यहाँ पे रिस्पोंडेंट्स, यहाँ पे जजमेंट। तो ये बहुत ही लेंदी जजमेंट होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे डायरेक्टली स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपको कंक्लूजन वाला जो पार्ट है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये सब मद्देनजर रखते हुए मतलब ऐसा डिसीजन दिया गया कि ये जो कोड है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, वो किसी भी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही है, ऐसा यहाँ पे जजमेंट आया। तो ये थी जानकारी केस लॉज के बारे में या प्रेसिडेंट्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है प्रोसीजरल लॉ, जिसका हिंदी अनुवाद होता है प्रक्रियात्मक कानून। कौन बना सकता है? तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे बाकी के कानून के लिए भी था। पर्पस क्या होता है प्रोसीजरल लॉ का? प्रोसीजरल लॉ लेज डाउन द मेथड ऑफ एडिंग द स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल। मतलब आपने जो देखा होगा कोई मूवीज में वगैरह आपने देखा होगा, जॉली एलबी वगैरह, जिसमें आप देखते हो कि जो जज है उसको फैसला डायरेक्टली वो नहीं दे सकते, उनको प्रॉपरली एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, एविडेंस का प्रोसेस होता है, विटनेस का प्रोसेस होता है। वो सारी प्रोसेसेस फॉलो करने के बाद ही किसी भी केस का निर्णय दिया जा सकता है, या फिर उसको कौन सी तरीके से ट्रायल्स किए जाए, किस तरीके से सुनवाई हो, ये सब लिखा हुआ है उसकी प्रोसीजरल लॉ में। तो कोर्ट ने अपनी कार्यवाही किस तरीके से चलानी है इसके रिगार्डिंग जो लॉ बनाया जाता है उसे प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड जिसे हम सीपीसी भी कहते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जिसे सीआरपीसी के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन एविडेंस एक्ट और लिमिटेशन एक्ट। तो ये कुछ ऐसे कानून हैं जो जो कोर्ट की कार्यवाही है वो कैसी होनी चाहिए इसके बारे में प्रोसीजरल पार्ट बताते हैं। इसका भी आपको एक स्पेसिमेन दिखाता हूँ या फिर पीडीएफ दिखाता हूँ। तो ये है सिविल प्रोसीजर कोड 301 पेजेस का। आप यहाँ पे देख सकते हो उसका प्रॉपर स्कीम जो है, चैप्टर्स में डिवाइडेड, पार्ट्स में डिवाइडेड, फिर सेक्शंस मिलेंगे आपको, अलग अलग सब सेक्शंस मिलेंगे। तो इस तरीके से होता है कोई भी प्रोसीजरल लॉ। तो ये थी जानकारी प्रोसीजरल लॉ के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगली कंसेप्ट पर। तो हमारा अगला कंसेप्ट जो है वो है पॉलिसी। पॉलिसी का अगर हम ट्रांसलेशन देखें तो उसे हिंदी में कहते हैं नीति और मराठी में उसे कहते हैं धोरण। तो पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी कौन बना सकता है? पॉलिसी कोई भी बना सकता है। जैसे हमने बायलॉज के बारे में देखा था, पॉलिसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एंटिटी, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना सकती है। आप अपनी कोई भी बिजनेस के लिए भी अपनी पॉलिसी बना सकते हो, खुद की भी कुछ ना कुछ पॉलिसी बना सकते हो अपने गोल्स या टारगेट्स अचीव करने के लिए। तो पॉलिसी का पर्पस क्या होता है? तो पॉलिसी इज अ डेलिबरेट सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स टू गाइड डिसीजंस एंड अचीव रैशनल आउटकम। तो कोई स्पेसिफिक टारगेट्स है, कुछ रिजल्ट्स है जो आपको पाने हैं, उसको हासिल करने के लिए एक स्पेसिफिक वे और तो प्लान ऑफ एक्शन जिसे हम कह सकते हैं, उसे हम पॉलिसी कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक तरीके से ये हमारे माइलस्टोन्स है, ये चीज़ें हमें इतने टाइम में अचीव करनी है और ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन है। तो उसे इम्प्लीमेंट करने का जो आपका प्लान होगा उसे पॉलिसी कह सकते हैं। पॉलिसी इज अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट एंड इज इम्प्लीमेंटेड एज अ प्रोसीजर और प्रोटोकॉल। तो इसे प्रोसीजर या प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है।
और ये आपका इंटेंशन दर्शाता है कि मुझे ये चीज़ें या ये टारगेट है किसी ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी का जो उसको अचीव करना है। फॉर एग्जांपल, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स जो है वो लिए जाने चाहिए, ये पॉलिसी में लिखा जाता है। देन फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं सीएसआर पॉलिसी ऑफ अ कंपनी। कंपनीज एक्ट में जो सीएसआर से रिलेटेड प्रावधान है उसमें से कहा गया है कि कंपनी को अपनी सीएसआर पॉलिसी, जिन कंपनीज को सीएसआर एप्लीकेबल है ऑब्वियसली, उनको अपनी सीएसआर पॉलिसी बनानी होती है। पॉलिसी में क्या होना चाहिए, पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके बारे में सब उसमें प्रोविजन है। तो उसका एक आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो ये देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज की सीएसआर पॉलिसी है। इसमें हमें सारी जानकारी देखने को मिलेगी कि उनकी फिलॉसफी क्या है, इंटेंशन क्या है। जैसे हमने देखा, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। एरियाज ऑफ एंगेजमेंट, मतलब स्कोप क्या होगा पॉलिसी के अंदर, वो कौन से एरियाज में फोकस करने वाले हैं। रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्थ, एजुकेशन, मतलब कौन से वो एरियाज है जिसपे सीएसआर का खर्चा होने वाला है, सीएसआर के जो अमाउंट है वो स्पेंड किए जाने वाली है। देन कमिटी में कौन कौन लोग हैं, उसको कैसे मॉनिटर किया जाएगा, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या कंपनी ने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, और क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स है जो उन्हें अचीव करने हैं ये सीएसआर पॉलिसी द्वारा। तो ये सारी जानकारी थी पॉलिसी से रिलेटेड। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कंसेप्ट पे। जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है डायरेक्शंस और गाइडलाइंस। तो ये भी एक लॉ का ही प्रकार होता है, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है निदेशन। तो यहाँ पे देखो, कौन बना सकता है, कौन इशू कर सकता है, तो गवर्नमेंट और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन इशू डायरेक्शंस। एक्सप्लेनेशन के एक्सप्लेनेशन में हम देख सकते हैं इसका पर्पस क्या है। द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय एनी अथॉरिटी टू इट्स डेलीगेट्स फॉर एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। फॉर एग्जांपल, कोई भी गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री है, उसका डिपार्टमेंट है, कोई अथॉरिटी है, वो अपने डेलीगेट जो अधिकारी है, जो अफसर है, उनको उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या आदेश देना जरूरी है, या फिर उनको क्या डिटेल इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताना जरूरी है, जिससे कि वो लॉ को इम्प्लीमेंट कर पाए, उस एक्शन को इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट कर पाए, एनफोर्स कर पाए। तो इसके बारे में जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस, उसे हम डायरेक्शंस या गाइडलाइंस भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं मास्टर डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई। तो आरबीआई से ही बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड सारे बैंक्स को जब उन तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, या उनको कुछ आदेश देना है, कोई उनको गाइडलाइंस देनी है कि किस प्रकार से हमें आगे जाके इंटरेस्ट रेट वगैरह को अगर कंट्रोल करना होगा, लोन्स को कंट्रोल करना होगा, तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये सारे नियम जो है आरबीआई जो है डायरेक्शंस की फॉर्म में इशू करती है। और जब एक टॉपिक पे एक से ज़्यादा डायरेक्शंस जमा हो जाते हैं, तो उसे इकट्ठा करके, कंपाइल करके, कंसोलिडेट करके मास्टर डायरेक्शन बनाया जाता है। तो उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आरबीआई की वेबसाइट है, जिसपे मास्टर डायरेक्शंस नाम का आपको एक सेगमेंट मिलेगा। इसमें सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखें कि अमालगमेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो यहाँ पे आरबीआई सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को ये डायरेक्शन या गाइडलाइंस देना चाहता है कि अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अमालगमेशन में एंटर करना है, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चरिंग करना है, तो उस केस में उन्होंने क्या कंडीशन से फॉलो करनी चाहिए। सारी डिटेल कंडीशंस यहाँ पे लिखी गई है, जिसको आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शंस द्वारा जो है वो बैंक्स तक पहुँचाया है। तो ये थी जानकारी मास्टर डायरेक्शंस के बारे में, या डायरेक्शन या गाइडलाइन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट पर। ये है हमारा अगला और लास्ट कंसेप्ट आज का, 15 कंसेप्ट जो है वो है ट्रीटी। तो ट्रीटी क्या होता है? ट्रीटी का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो है समझौता, या फिर करार, या फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे देखो, कौन बना सकता है, तो कोई भी गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपिटेंट अथॉरिटी इसमें एंटर कर सकती है। तो इसका पर्पस क्या होता है? ट्रीटी में आल्सो भी नोन एज इंटरनेशनल एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल, कोवेनेंट, कन्वेंशन, पैक्ट और एक्सचेंज ऑफ लेटर्स अमंग अदर टर्म्स। मतलब क्या, ज़्यादा जो ट्रीटी वर्ड जो है वो इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड होता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे देश बाकी सारे देशों के साथ बहुत सारी टाइप्स होते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसपे हम साइन करते हैं एज अ मेंबर कंट्री, जिसकी वजह से सारे वो उस कन्वेंशन के और ट्रीटी के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको एक जैसे फैसिलिटीज मिलती है, और उनको अपने लॉज में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये इस प्रकार के जो एग्रीमेंट होते हैं दो स्टेट्स या दो कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड ज़्यादातर केसेस में, तो उन्हें ट्रीटी कहा जाता है।
तो कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला जैसे है कि ट्रीटीज टू विच इंडिया इज अ सिग्नेटरी, 2 एग्जाम्पल यहाँ पे है। पहला है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसे ट्रिप्स भी कहा जाता है, एग्रीमेंट ऑफ WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक इंटरनेशनल लेवल का मल्टीलैटरल एग्रीमेंट था, जिसपे इंडिया ने भी एज अ मेंबर कंट्री साइन किया है। देन जिसकी वजह से फिर हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में भी बहुत सारे हमने चेंजेस किए उसको अपडेट करने के लिए ग्लोबल लेवल। दूसरा एक है क्योटो प्रोटोकॉल। इसका उद्देश्य जो है वो है रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है या ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन की वजह से जो पूरे अर्थ प्लैनेट पे जो खतरा आता है, तो इसको साथ में टैकल करने के लिए ये इंटरनेशनल लेवल की या ग्लोबल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका प्रोटोकॉल है, उसकी पॉलिसी है ये क्योटो प्रोटोकॉल, जिसका भी मेंबर कंट्री है इंडिया। देन इसका भी एक सैंपल दिखाता हूँ। ये ट्रिप्स एग्रीमेंट का PDF है। यहाँ पे आपको टाइटल मिलेगा, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसकी भी पूरी स्कीम बताई गई है कि कितने चैप्टर्स, कितने सेक्शन, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ से आपको डिटेल प्रोविजंस दिखेंगी। तो ये एक मॉडल लॉ जैसा होता है। इसके अकॉर्डिंगली हर एक मेंबर कंट्री अपने अपने स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में चेंजेस लाती है, इसको इससे सुटेबल करने के लिए, इस पर स्टैंडर्डाइज या हार्मोनाइज करने के लिए। तो ये थी जानकारी हमारे ट्रीटी के बारे में। तो इसी के साथ हमारे पूरे 15 कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें ये एक इलिस्ट्रेटिव लिस्ट है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बनाई है। ये और बढ़ भी सकती है। अगर इसमें आपको कुछ ऐड करना है, अगर आपको कुछ अलग ओपिनियन है, तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। अगर इसी प्रकार से और कुछ डिटेल कंसेप्ट पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर आप आखिर तक देख ही रहे हो तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियोस और चाहिए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको कंटिन्यूस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।